नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। यह सी टेट के सेकेंड पेपर के सामाजिक अध्ययन का 20वां क्लास है और हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य में उत्तराधिकारी का कौन सा क्रम सही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि मौर्य साम्राज्य में जो उत्तराधिकारी का क्रम दिया हुआ है, तो इसमें सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना किया था चाणक्य की सहायता से। उसके बाद आपके आते हैं बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक और अशोक के बाद आते हैं दशरथ मौर्य। तो इस प्रकार से जो सही क्रम मिल रहा है वह है आपका बी वाला। जानते हैं इनके बारे में। तो मौर्य साम्राज्य में उत्तराधिकार से संबंधित शासकों का सही क्रम जो है, जैसा कि मैंने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और दशरथ मौर्य। और आपने पता है कि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था बृहदत्त। आगे की अगर बात करें तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से नंद राजवंश को नष्ट कर दिया और मौर्य वंश की स्थापना की। एवं सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने सेड्रोकट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि सेड्रोकोट्स किसका नाम है। कोट्स किसका नाम है। तो विलियम जोन्स ने बेसिक तौर पे यहाँ पे अगर बात करें, विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त को सेड्रो कोट्स कह के मतलब कि पुकारा है। आगे की अगर बात करें तो मेगास्थनीन यूनान का राजदूत था, जिसे सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। और मेगास्थनीज की जो पुस्तक है, कई बार एग्जामों में पूछा गया, उसका नाम है इंडिका। आगे की अगर बात करें तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। यूनानियों ने इसे अमित्र केट्स के नाम से, ठीक है। तो बिंदुसार का एक और नाम आता है जिसका नाम आता है अमित्र केट्स। तो ये बिंदुसार का नाम आता है। और आगे की अगर हम बात करें तो इसका बेसिक तौर पे जो होता है अमित्र केट्स, या इसको अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार के बाद उसका पुत्र अशोक शासन पर रहा और वह मौर्य शासकों में सबसे महान शासक हुआ। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास की कक्षा में तिथियों के प्रयोग का आधार कौन सा हो सकता है। ऑप्शन है आपका सन्निकट तिथियां, या सुनिश्चित तिथियां, या स्थिर तिथियां, या कोई तिथि नहीं। तो यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास की कक्षा में जो तिथियों का प्रयोग का आधार हो सकता है वो हो सकता है आपका सन्निकट तिथियां। तो सही ऑप्शन होता है आपका ए। तो जानते हैं यहाँ पर कि बेसिक तौर पे सन्निकट तिथियों में अगर बात करें तो इसमें वर्ष 2000 को शुरुआती बिंदु के रूप में रखकर घटनाओं और प्रक्रियाओं के होने की अनुमानित तिथियों की जानकारी दी है। इसलिए तिथियों के पहले करीब का लगभग लिखा जाता है। अशोक के शासन की शुरुआत की तिथि के रूप में एक से अधिक तिथियां देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि इतिहासकार इस बात पर एक मत नहीं हो पाए कि सही तिथि क्या है। प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ दी गई तिथि इस बात का संकेत करती है कि तिथियां निश्चित नहीं बल्कि सन्निकट हैं। तो इतिहास में बेसिक तौर पे जो उच्च प्राथमिक स्तर पे हमें पढ़ाना होता है तो सन्निकट तिथियों का ही जो हो सकता है हम प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य सातवाहन के लिए सही है। तो पहला जो कह रहा है कि सातवाहन दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली थे, तो बेसिक तौर पे यह आपका गलत है। यह शक्तिशाली नहीं थे, अधिपति के रूप में थे। तो इसलिए ए वाला ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा अगर कह रहा है कि सातवाहन शासक दक्षिण पंथ के अधिपति के रूप में जाने जाते थे, तो यह बिल्कुल आपका सही है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो सही ऑप्शन आपका भी होता है। बाकी सभी को देखते हैं। आगे कह रहा है तीसरा वाला कि सातवाहन शासकों ने अपनी सेना उत्तरी समुद्रीय तटों पर भेजी थी। तो बेसिक तौर पे अगर हम यहाँ पे इन सभी का उल्लेख करें तो ये वाला भी आपका गलत है। क्यों गलत है आगे हम आपको बताएंगे। अगला कह रहा है कि शिव स्कंद सतकर्णी सातवाहन के एक महत्वपूर्ण शासक थे। तो ये वाला भी ऑप्शन आपका गलत होता है। तो पहला और दूसरा मैंने बता दिया। आगे की अगर बात करें तो पुराणों में सातवाहनों को आंध्र कहा गया है। सातवाहनों का सबसे प्रमुख जो राजा था वह था आपका गौतमी पुत्र सतकर्णी, न कि शिव स्कंद। तो इसलिए डी वाला ऑप्शन आपका गलत होता है। अगर गौतमी पुत्र सतकर्णी की बात करें तो उनके बारे में उनकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। और वह अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिण पंथ के स्वामी कहे जाते थे। सातवाहनों की शक्ति को स्थापित करने वाला जो प्रथम शासक था उसका नाम था सिमुख। ये सातवाहनों की शक्ति को स्थापित करने वाला प्रथम शासक था। सातवाहनों की सामाजिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो सातवाहनों के जो सामाजिक व्यवस्था थी उनमें उसमें
प्रत्यात्मक के साक्ष्य मिलते हैं। सातवाहनों के सिक्के अधिकांशतः शीशे यानी कि लेड के पाए गए। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि सर्वप्रथम शीशे के सिक्के किसने चलवाए थे, तो सातवाहनों ने चलवाया था, जो बेसिक तौर पे दक्कन में पाए गए थे। और सातवाहनों की अगर राजकीय भाषा की बात किया जाए तो इनकी जो राजकीय भाषा थी वह थी प्राकृत, और इनकी जो लिपि थी वह थी ब्राह्मी। तो ये सातवाहनों के बारे में बाकी तीन स्टेटमेंट गलत होते हैं, बी वाला स्टेटमेंट आपका सही होता है। अगला क्वेश्चन है कि मंदिर के बारे में दिए गए ए, बी और सी वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। अब यहाँ पे आपका कह रहा है कि मंदिर नगर नगरीकरण का महत्वपूर्ण प्रतिरूपण करते हैं थे, तो यह बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है आपका कि मंदिर अर्थव्यवस्था और समाज दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे, तो यह भी आपका सही है। और तीसरा कह रहा है कि शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाते थे, तो तीसरा वाला भी ऑप्शन आपका सही होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। अब बेसिक तौर पे इनके बारे में जानते हैं। तो चोल शासन काल में दक्षिण भारत का मंदिर स्थापत्य चरमोत्कर्ष पे था, और इस काल में स्थापत्य कला की जो शैली लोकप्रिय हुई थी उसे हम लोग द्रविड़ शैली के नाम से जानते हैं। द्रविड़ शैली के मंदिरों का आरंभिक उदाहरण कांचीपुरम का कैलाश मंदिर है। तो इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है कि कैलाश मंदिर किस शैली में बना हुआ है, तो द्रविड़ शैली में, और यह कहाँ पे स्थित है, तो कांचीपुरम में। मंदिर स्थापत्य का एक अन्य प्रविष्ट उदाहरण गंगई कोंड चोलापुरम का मंदिर है, और राजेश्वर जैन मंदिर जो है, जिसको हम लोग बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं, इसका निर्माण चोल वंश के शासक राजा राज प्रथम ने करवाया था, और वह मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट से निर्मित है। तो ये सारी चीज़ें जो दिया गया है ना कि बेसिक तौर पे मंदिरों के बारे में, तो ये सारी चीज़ें अपने आप में सही हैं, और आपका सही ऑप्शन होता है डी। और यह बेसिक तौर पर जो क्वेश्चन दिया गया था चोल वंश से रिलेटेड था, इसलिए हमने आपको चोल वंश के बारे में बताया। अगला क्वेश्चन है कि महायान बौद्ध धर्म की आरंभिक मान्यताओं से निम्न में से किन कारणों से भिन्न था। अब यहाँ पर आपका कह रहा है कि सही विकल्प का चयन करें। तो पहला कह रहा है आपका कि इसमें बुद्ध की उपस्थित संकेतों द्वारा दर्शाई गई थी, तो यह आपका गलत होता है। दूसरा कह रहा है आपका कि इसमें बोधिसत्व एकांतवास में रहते थे, तो यह भी आपका गलत है महायान के बारे में। तीसरा कह रहा है कि इसमें बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई थी, तो यह बिल्कुल आपका सही है कि महायान में बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई थी। और डी कह रहा है आपका कि बोधिसत्व अन्य लोगों को शिक्षा देने के लिए सांसारिक परिवेश में रम गए थे, तो यह भी आपका सही है, एकांतवास में नहीं। महायान में दिखाया गया कि यह सांसारिक परिवेश में रम गए थे। इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन सी और डी होता है, और सही ऑप्शन होता है सी। अब बेसिक तौर पे अगर एक्सप्लेन में हम जाने तो महायान भी आरंभिक मान्यताओं से भिन्न था, तथा दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था लेकर आया था। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था, और उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया था जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे, और इसी समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प का पहचान करिए, और यहाँ पर कथन और कारण आपका दिया गया है। तो पहला कथन कह रहा है कि गुजरात और बंगाल में जब्त व्यवस्था प्रचलित थी, तो यह बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा कह रहा है, कारण कह रहा है कि यह व्यवस्था उन स्थानों पर लागू की गई जहां पर भूमि का निरीक्षण और उसका लेखा जोखा सावधानी पूर्वक रखा गया था, तो कारण आपका गलत है, और यह इसका एक्सप्लेन भी नहीं करता है। तो हम कह सकते हैं बेसिक तौर पे कि आपका जो पहला वाला है वो गलत है, ठीक है। सॉरी, फिर से हम आपको बताते हैं कि अभिकथन कह रहा है गुजरात और बंगाल में जब्त व्यवस्था प्रचलित थी, तो बेसिक तौर पर ये आपका गलत होता है, ए वाला आपका गलत है। और कारण कह रहा है कि जब्त व्यवस्था उन स्थानों पर लागू की गई जहां पर भूमि का निरीक्षण और उसका लेखा जोखा सावधानी पूर्वक रखा गया था, तो कारण तो सही है लेकिन कथन जो है वो गलत है। तो हम कह सकते हैं कि सही ऑप्शन आपका होता है डी, कि ए गलत है परंतु आर सही है। अब इसके बारे में बेसिक तौर पे जानते हैं कि अकबर के राजस्व मंत्री हुआ करते थे टोडरमल, और उन्होंने दहसाला पद्धति को अपने मतलब की कालावधि के लिए कृषि की पर जो है इन्होंने एक कृषि की पद्धति अपनाई थी जिसका नाम था दहसाला।
दहसाला एक कृषि की पद्धति थी और इनकी अगर बात करें कि दहसाला की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार कृषि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया और इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद रूप से कर लगाए गए और प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांट दिया गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्ती व्यवस्था भी कहा गया। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण और लेखा जोखा सावधानीपूर्वक और उनका हिसाब रख सकते थे और ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे क्षेत्रों में संभव नहीं थे। इसलिए आपका ए वाला ऑप्शन गलत होता है और बी वाला ऑप्शन आपका सही होता है, मतलब कि कारण जो है आपका सही होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मंडप क्या था, ठीक है, या मंडप था। तो पहला कह रहा है आपका, तो यहाँ पे एक्सप्लेन में ही जानते हैं। तो बेसिक तौर पे मंडप जो था एक सभागार था जहाँ पर लोग इकट्ठा हो सकें, उसको हम लोग मंडप के नाम से जानते थे प्राचीन इतिहास में। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी। अब इसके बारे में जानते हैं कि राजा लोग इन मंडपों में अपना दरबार लगाते थे, यहीं से वे अपने अधिकारियों के लिए आदेश जारी करते थे। मंदिर 5 से 7 मंजिला के हुआ करते थे तथा वे एक विशेष शैली में बने होते थे जिसे विमान शैली कहा जाता था। मंदिरों के चारों ओर एक विशाल परिक्रमा पथ होता था जो ऊंची चारदीवारी से घिरा हुआ करता था। चारदीवारी में जगह जगह ऊंचे सिंह द्वार बने होते थे जिन्हें गोपुरम कहा जाता था। चोल काल में दक्षिण भारत में मूर्तिकला ने एक नई ऊंचाइयों को स्पर्श किया और इसका उदाहरण जो है श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशालकाय मूर्ति है। वह स्थान जहाँ देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी होती हैं उन्हें गर्भगृह के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प की पहचान कीजिए। कथन कह रहा है आपका कि बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को दिए गए समर्थन ने लोगों और शासन करने वाले परिवारों पर सकारात्मक असर डाला। तो यह बिल्कुल आपका सही ऑप्शन कथन होता है कि कथन तो बिल्कुल सही कह रहा है। और अभिकथन और कारण अगर आर की बात करें तो यह कह रहा है आपका कि लोगों ने मुगलों को वैकल्पिक शासन के तौर पर देखा जो ब्रिटिश राज को चुनौती देने में सहायता करते थे। तो कारण भी सही है, तो हम कह सकते हैं कि कथन और कारण दोनों सही है और कारण यानी कि आर जो है वह ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो सही ऑप्शन होता है आपका ए। अब इसके बारे में बेसिक तौर पर जानते हैं कि बहादुर शाह द्वारा विद्रोहियों को दिए गए समर्थन ने लोगों और शासन करने वाले परिवारों पर सकारात्मक असर डाला तथा लोगों ने मुगलों को वैकल्पिक शासन के तौर पर देखा जो ब्रिटिश राज को चुनौती देने में सहायता कर सकते थे। 8 अप्रैल साल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसर पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया तथा कुछ दिन बाद मेरठ के सिपाहियों ने फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उनका कारतूस पे गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। इसको लेकर कुछ सिपाहियों को जेल में डाल दिया गया जिससे सिपाही उग्र हो गए और आपने पता है कि 1857 की क्रांति उसके बाद आप मई में शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर आपका ए वाला ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलवार संत निम्न में से किसके उपासक थे, विष्णु के या शिव के या शंकर के या कृष्ण के। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अलवार जो संत थे वह विष्णु के उपासक थे। तो सही ऑप्शन होता है आपका ए। अब जानते हैं इसके बारे में। तो अलवार संत जो थे वह विष्णु के उपासक थे और 17वीं और बात करते हैं 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का उद्भव हुआ और इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनार जो थे वह किसके, तो शैव धर्म के मतलब थे। ठीक है, नैनार की अगर बात करें तो वह शैव धर्म के उपासक थे। और अलवार की अगर बात करें तो अलवार जो थे वह वैष्णोधर्म यानी कि विष्णु के उपासक थे। ये संत सभी जातियों के थे जिनमें पुलैया और पनार जैसे अस्पृश्य समझे जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। वे बौद्ध और जैन के कटु आलोचक थे। नैनार और अलवार दोनों घुमक्कड़ साधु संत थे। इनमें अगर कुल मिला के अगर बात करें तो नैनारों की कुल जो संख्या थी वह थी आपकी 63 ऐसे नैनार थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण जैसे अनेक जातियों में पैदा हुए थे। उनमें जो सबसे प्रसिद्ध थे, ठीक है, नैनारों में, तो इनमें थे एक आपका अपार और समंदर। ठीक है, और अगर आगे की बात करें तो सुंदरा और मणिक्व सागर उनके गीतों के दो संकलन हैं। त्योरम और तिरुचारम भी इनके गीतों के संकलन हैं। बात करते हैं अलवार संतों की, तो अलवार संतों की कुल संख्या थी 12 और उनमें प्रसिद्ध जो थे उनका नाम था पेरिय,
अलवार और उनकी पुत्री का नाम था अंडाला। ठीक है, अलवार। तो यहाँ पे अगर बात करें कि इनके जो गीत से उनके संग्रह को दिव्य प्रबंधन नामक पुस्तक में संकलित किया गया। तो यहाँ पे अगर आपसे सदी भी पूछा जाए तो इस नए धर्मों के जो ये बेसिक तौर पे जो नए भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी 7वीं से 9वीं सदी में हुई। अलवार जो थे वह वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और नयनार जो थे वह शैव धर्म के अनुयायी थे। नयनारों की कुल संख्या थी 63 और अलवारों की संख्या थी कुल 12 और इनमें सभी जाति के लोग शामिल हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है कि सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की? ऑप्शन है हरिदास ने या घासीदास ने या ज्योतिदास ने या सूरदास ने। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि सतनामी आंदोलन की जो शुरुआत थी वह घासीदास ने किया था, तो सही ऑप्शन होता है आपका सी। अब बात करते हैं यहाँ पर कि घासीदास की अगर बात करें तो घासीदास ने सतनामी आंदोलन की शुरुआत किया, जिन्होंने चमड़े का काम करने वाली जातियों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। एवं पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया और हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराया। तो हरिदास ने किसको? तो जाति व्यवस्था को। और सतनामी आंदोलन किसने शुरू किया था? तो आपका घासीदास ने। अब बात करते हैं बेसिक तौर पे कि 1820 ईस्वी में हेनरी डेरेजियो ने हिंदू कॉलेज कोलकाता के जो कि स्थापक थे, उन्होंने अपने विद्यार्थियों को अमूल परिवर्तनकारी विचारों से अवगत कराया तथा उनके द्वारा शुरुआत किया गया जो मूवमेंट था उसका नाम था यंग बंगाल मूवमेंट। उनके विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर आवाज़ उठाई, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सोच व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए भी आंदोलन चलाएं। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा कि सतनामी आंदोलन किसने शुरू किया था, तो घासीदास ने। और उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि जाति प्रथा के लिए किन्होंने आंदोलन शुरू किया था, तो हरिदास ने जाति प्रथा को दूर करने के लिए आंदोलन शुरू किया था और यह बेसिक तौर पे ब्राह्मणवादी ग्रंथों के घोर विरोधी थे। अगला क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक काल में मतलब बेसिक तौर पे औपनिवेशिक काल में जो नए शहर बने, कई मतलब बेसिक तौर पे नए शहर बने, कई कस्बे विकसित हुए, इनका परिणाम क्या था कि यह इस प्रकार के नए शहर बने और कस्बे निर्मित हुए? तो आपका ऑप्शन क्या है कि वे केवल शिक्षित और ऊंची जातियों के भूस्वामियों को ही आकर्षित कर पाएँ। तो आपका ये आपका गलत है कि यह केवल शिक्षित और मतलब कि ऊंची जाति के जो भूस्वामी थे उनको आकर्षित कर पाए। तो यह गलत है क्योंकि यह सभी लोगों को आकर्षित किए थे, न कि केवल एक जाति विशेष को। दूसरा कह रहा है आपका कि उन्होंने मजदूरों के लिए अच्छी कार्यदशाएं और श्रमिक अधिकार प्रस्तुत किए। तो यह भी गलत है क्योंकि इस प्रकार से मजदूरों की अच्छी कार्यदशा नहीं हुई, नहीं श्रमिक अधिकार इनको मिले। और शी कह रहा है कि उन्होंने दलित जातियों के लिए दिन प्रतिदिन होने वाले अपमान से बचने का रास्ता बनाया। तो यह बिल्कुल आपका सही है कि औपनिवेशिक काल में जो नए शहर बने और कस्बे बने, इनसे बेसिक तौर पे दलित जातियों के लिए दिन प्रतिदिन होने वाले अपमान से बचने का एक रास्ता बनाया था। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है कि केवल सी सही होता है। अब बात करें कि बेसिक तौर पे वे केवल शिक्षित और ऊंची इमारतों के भूस्वामी को ही आकर्षित नहीं किए थे जो नए शहर बने थे और कस्बे बने थे। शहर की जिंदगी एक संघर्ष की थी, नौकरी पक्की नहीं थी, खाना महंगा था तथा खर्च उठाना मुश्किल था। फिर भी गरीब ने वहाँ प्रायः अपनी एक अलग जीवन शहरी संस्कृति रच दी। वे धार्मिक त्योहारों, तमाशों आदि में उत्साहपूर्वक हिस्सा लेते थे जिनमें उनका मजाक बनाया जाता था। इस प्रकार से सी वाला आंसर जो है वो आपका सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किनके द्वारा गांधी जी विभिन्न जन आंदोलनों में लोगों को एकजुट करने में सफल रहे? ऑप्शन है आपका कि अहिंसा और सत्याग्रह का मार्ग अपनाकर। तो यह बिल्कुल सही कि महात्मा गांधी का यही हथियार था, अहिंसा और सत्याग्रह। दूसरा जो कह रहा है वह कह रहा है आपका कि भारत की स्वतंत्रता का आह्वान करके। तो शुरुआती दौर में महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह का ही बेसिक तौर पे मार्ग अपनाया था, जिसके कारण लोगों को एकजुट किया था, न कि स्वतंत्रता का, क्योंकि महात्मा गांधी औपनिवेशक राज्य के डिमांड कर रहे थे, न कि स्वतंत्रता का डिमांड कर रहे थे। तो इस प्रकार से बी वाला स्टेटमेंट आपका गलत होता है। सी कह रहा है कि अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध प्रार्थना तथा अनशन करके। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे इन्होंने अनशन तो किया था, लेकिन अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध इन्होंने प्रार्थना नहीं किया था, अनशन किया था। तो इस प्रकार से सी वाला ऑप्शन आपका गलत होता है।
और डी कह रहा है कि लोगों की आवश्यकताएं समझकर तथा क्षेत्रीय मुद्दों को उठाकर। तो यह भी आपका बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से गांधी जी ने अपने विभिन्न जन आंदोलन में इन सारे मुद्दों को यानी कि अहिंसा और सत्याग्रह और लोगों की आवश्यकताओं को समझकर क्षेत्रीय मुद्दाओं को उठाकर, ठीक है, लोगों को एकजुट कर पाए। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी कि ए और डी जो है वह गांधी जी के जन आंदोलन में लोगों को भागीदारी करने का एक सही स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आप एक चरमपंथी नेता होते तो अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध आपने निम्न में से कौन सा तरीका अपनाया होता। आगे कह रहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला कह रहा है कि अंग्रेजी संस्थानों तथा वस्तुओं का बहिष्कार करके। तो आप जब पढ़ेंगे, ठीक है, कि बेसिक तौर पे 1909, ठीक है, 1900 से बेसिक तौर पे भारत में दो प्रकार के लोग थे, एक थे गर्म दल के लोग और एक थे नरम दल के लोग। नरम दल के लोग ये चाहते थे कि अगर जैसे गांधी जी नरम दल के नेता थे और उनका एक स्टेटमेंट था कि अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। लेकिन गर्म दल के लोग इसके जस्ट अपोजिट थे और गर्म दल के लोगों ने क्या किया था कि अंग्रेजी संस्थानों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। तो यह बिल्कुल सही है। और बी कह रहा है कि क्रांतिकारी हिंसा तथा बल का प्रयोग करते थे। तो गर्म दल वाले यही काम करते थे। और सी कह रहा है कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रदर्शन करते, याचिका दायर करते हैं तथा लेख लिखते। तो ये जो सारे काम थे ये चरमपंथियों के नहीं थे, नरमपंथियों के थे। और यहाँ पे पूछा है कि चरमपंथी नेता होते तो क्या होता। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए कि ए और बी जो स्टेटमेंट है वो चरमपंथी यानी कि गर्म दल के नेताओं का स्टेटमेंट है और सी वाला जो है वह नरम दल के नेता का स्टेटमेंट है। इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध सभी भारतीयों की ओर से बोलने के लिए बुलावा दिया गया। अब यह बुलावा क्यों दिया गया इसके बारे में पूछा गया है। तो पहला कह रहा है क्योंकि यह विदेशी शासन के विरुद्ध लड़ाई के लिए प्रत्येक व्यक्तियों का पूरा समर्थन चाहते थे। तो यह आपका गलत है। दूसरा कह रहा है कि केवल वही एकमात्र दल था जिसमें सभी भारतीयों को संगठित कर विरोध के लिए तैयार करने की शक्ति थी। तो यह भी आपका गलत है क्योंकि आपने देखा होगा कांग्रेस के अलावा अन्य सारे संगठन थे और सभी संगठनों की अपनी अलग अलग डिमांड थी। सभी संगठन जो थे या कोई भी संगठन भारत के सभी लोगों को एक साथ नहीं ले सकता था। और तीसरा कह रहा है क्योंकि इसने स्वयं को सभी समुदायों के प्रतिनिधि के रूप में प्रदर्शित किया था। तो यही आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होता है। इसीलिए बेसिक तौर पर सभी भारतीयों को बोलने के लिए बुलावा दिया गया था क्योंकि यह अपने आप को ये रिप्रेजेंट कर रहा था कि हमारे संघ में जितने भी लोग हैं वह सभी समुदाय के लोग यहाँ पर हैं और इसलिए सभी की चीज़ों को हम मानेंगे। तो इसलिए सी वाला ऑप्शन आपका सही होता है। और डी वाला कह रहा है कि स्वतंत्रता के लिए लड़ाई में लोगों ने अपना संपूर्ण विश्वास तथा समर्थन इस दल को दिया था। तो यह भी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि आपने पता है कि स्वतंत्रता के लिए लड़ाई केवल कांग्रेस ने नहीं लड़ी, अन्य सभी दलों ने और अन्य सभी छोटे छोटे लोग, अन्य सभी जनजातीय, अन्य सभी मजदूर, सभी लोगों ने लड़ा था, न कि केवल कांग्रेस ने लड़ा था। तो इस प्रकार से डी वाला ऑप्शन भी आपका गलत है। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही होता है कि किस लिए, ठीक है, कांग्रेस ने सभी दलों को बुलाया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि जल का सकरा भाग जो जो बड़ी जलराशि जैसे समुद्र या महासागरों को जोड़ता है क्या कहलाता है। जल संधि, स्थल संधि, नहर या खाड़ी। तो समुद्र का जो दो सकरा, जैसे कि आपने पता है कि ये भारत है और यहाँ पर आपका श्रीलंका है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में यहाँ पे आपका मन्नार की खाड़ी है और यहाँ पे पाक की खाड़ी है। तो इसके बीच में जो जल संधि उसको हम लोग पाक जल संधि के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, दो समुद्री मतलब अरब सागर को बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर जोड़ने का यह कार्य करती है, या यहाँ पर हिंद महासागर को कह सकते हो कि बंगाल की खाड़ी से जोड़ने का कार्य करती है। तो इसको हम किससे नाम से जानते हैं, पाक जल संधि के नाम से जानते हैं। तो उसी चीज़ को पूछ रहा है कि दो बड़ी जल संधियाँ जैसे समुद्र या महासागरों को जो जोड़ता है उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो उसे हम लोग जल संधि के नाम से जानते हैं। जैसा मैंने एग्जांपल आपको दिया कि भारत और श्रीलंका के बीच में एक जल संधि है जिसका नाम क्या है, पाक जल संधि। यह बंगाल की खाड़ी को हिंद महासागर से जोड़ता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए। अगला क्वेश्चन है आपका कि कथन ए तथा बी को पढ़िए तथा उनके आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। अब कथन जो कह रहा है वह कह रहा है आपका कि भारत 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर को मानक यामोत्तर माना गया है। तो यह बिल्कुल आपका गलत है क्योंकि भारत का जो देशांतर माना गया है 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर माना गया है, न कि पश्चिमी देशांतर। तो इस प्रकार से ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है।
अगला कथन कह रहा है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, जैसा मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपका ए वाला ऑप्शन तो गलत है, परंतु बी आपका सही है। आपने पता है कि भारत का जो मानक समय वो कुल 5 राज्यों से होकर गुजरता है। पहला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है, दूसरा है आपका मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है आपका उड़ीसा और पांचवा है आंध्र प्रदेश। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का जो मानक समय है वह कितने राज्यों से गुजरता है, तो कुल 5 राज्यों से गुजरता है। यह कहाँ से लिया गया है, तो इलाहाबाद के समीप मिर्ज़ापुर कह सकते हैं या आप नैनी कह सकते हैं। अगर नैनी और मिर्ज़ापुर दोनों ऑप्शन में रहेगा तो मिर्ज़ापुर को आप सही ट्रिक करेंगे, जब मिर्ज़ापुर नहीं रहेगा तो आप नैनी को सही ट्रिक करेंगे। तो यह कुल 5 राज्यों से होकर गुजरता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है भारत का मानक समय है, जो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में ए, बी और सी कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। अब यहाँ पर पहला जो कथन कह रहा है आपका कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो जो कि बिल्कुल आपका सही है कि भारत जो है वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा कह रहा है कि कर्क रेखा देश के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है, तो यह भी स्टेटमेंट आपका गलत है कि कर्क रेखा जो है वह देश के लगभग बीचों बीच होते हुए गुजरती है। और यह कितने राज्यों से, तो कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत के मुख्य भूमि का विस्तार जो है 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी अक्षांशों के बीच है। तो यह गलत है, क्योंकि यह जो स्टेटमेंट दिया है यह देशांतर का दिया है, न कि अक्षांश का। ठीक है, कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक पश्चिमी देशांतर तक भारत का विस्तार है। अगर अक्षांशों की बात करें तो अक्षांशों का जो विस्तार है भारत का वह 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, उत्तरी देशांतर से लेकर अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। इस प्रकार से सी वाला ऑप्शन आपका गलत होता है। तो पहला ऑप्शन सही है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यह बिल्कुल सही है। दूसरा है कि कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है, तो यह भी बिल्कुल सही है कि आपने पता है कि कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच आपके 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इस प्रकार से आपका ये सही है। और सी वाला जो स्टेटमेंट दिया है वो यहाँ पर अक्षांश नहीं, यहाँ पर किसका स्टेटमेंट दिया है, देशांतर का, इसलिए सी वाला स्टेटमेंट गलत होता है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए और बी। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी तो सही है, परंतु सी आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सूचना के आधार पर आप ग्लोब पर किसी स्थान की सही स्थिति निरूपित करना है। अगला आपका है कि यह 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। इस सूचना के आधार पर आप क्या करेंगे, तो पहला कह रहा है आपका कि आराम से ग्लोब पर इस स्थान की सही स्थिति निरूपित कर सकते हैं, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि केवल आप अक्षांशों से किसी भी ग्लोब पर आप किसी देश की स्थिति को निरूपित नहीं कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि पूर्वी या पश्चिमी अक्षांशों के संकेत के साथ उस जगह के देशांतर की भी आवश्यकता होगी। अगला कह रहा है आपका कि उत्तरी या दक्षिणी अक्षांशों के संकेत की भी आवश्यकता होगी। और अगला कह रहा है कि उत्तरी या दक्षिणी अक्षांशों के संकेत के साथ साथ उस जगह के देशांतर की भी आवश्यकता होगी। तो जो सही कह रहा है वो आपका सही ऑप्शन है डी वाला, कि हमें उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश के साथ साथ हमें उस जगह के देशांतर की आवश्यकता होगी, जिससे हम बेसिक तौर पे हम उस जगह के स्थान को निरूपित कर सकते हैं। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी। अगला है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन जो कह रहा है वो कह रहा है आपका कि रेगिस्तान की रातें गर्म होती हैं, तो यह बिल्कुल आपका गलत है, क्योंकि आपने बताया कि रेगिस्तान की रातें कैसी होती हैं, ठंडी होती हैं। और बी कह रहा है कि रेत और चट्टान गर्मी उत्सर्जित करती हैं और तापमान बढ़ाती हैं। तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है कि यह दिन में जैसे ही उजाला होता है तो गर्मी को उत्सर्जित करती हैं और तापमान इसी कारण से रेगिस्तानों में क्या होता है, बढ़ जाता है। और जैसे ही रात होता है वहाँ की रातें क्या होती हैं, ठंडी हो जाती हैं। तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ए तो गलत है, परंतु बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। अब यहाँ पर आपका सही विकल्प के बारे में कहना है। अब कह रहा है कि यहाँ पे इनको मिलाना है,
तो बेसिक तौर पे कह रहा है कि हिमालयी क्षेत्र में किस प्रकार के जंतु पाए जाते हैं, तो हिमालयी क्षेत्र में आपका जो पाया जाता है वह जंगली बकरी और हिम तेंदुआ पाया जाता है, तो ए का फर्स्ट हो जाएगा। बी है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तो बेसिक तौर पे अगर हम बात करें अंडमान निकोबार में, तो वहाँ पर बेसिक तौर पे सदाबहार वन पाए जाते हैं और वहाँ पर महोगनी महोगनी और शीशम के वृक्ष पाए जाएंगे, तो बी का आपका 2 हो जाएगा। और जो गिर वन है, गिर वन किसके लिए फेमस है, तो गिरनार की पहाड़ियों के बारे में आप सुनने होंगे, या गिर जो है वह गुजरात के राजस्थान में मतलब कि गुजरात राज्य में स्थित है। और गिर जो वन है वह एशियाई शेर के लिए पूरे एशिया में एक ही मात्र स्थान है जहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं, गुजरात का गिर वन। ठीक है, तो आपका सी का हो जाएगा थर्ड कि गिर वन किसके लिए फेमस है, तो एशियाई शेर के लिए, तो ये आपका सही मैचअप होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प की पहचान करें। कथन कह रहा है कि परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए सभी प्राणी आवश्यक हैं, तो ये वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें अब अगर अपने परितंत्र को सही रखना है तो हमारे परितंत्र में सभी प्रकार के जीव जंतुओं का रहना आवश्यक है। कारण कह रहा है कि जैवमंडल में सभी जीवित जाति जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंधित हैं और एक दूसरे पर आश्रित रहती हैं, तो कारण एकदम सही इसका एक्सप्लेन कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए कह रहा है आपका कि सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आतपन के नाम से जानते हैं, तो बिल्कुल आपका सही है कि जो सूर्य की पृथ्वी क्या करती है, रोक लेती है, उसे आतपन कहते हैं। और अगला कथन करा है कि आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, तो यह भी बिल्कुल आपका सही है कि आप पृथ्वी पर यह भूमध्य रेखा है और सूर्य का प्रकाश आप देखते हैं कि ध्रुवों की ओर कम होता जाता है, इसी कारण से ध्रुवों पर क्या होता है, बर्फ जमा रहता है। तो दूसरा वाला भी स्टेटमेंट आपका सही है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ए और बी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प की पहचान कीजिए। कथन ए कह रहा है आपका कि आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, तो बिल्कुल सही है। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि भूमध्य रेखा से आतपन की यानी कि सूर्य के उष्मा की मात्रा क्या होती जाती है, घटती जाती है, बिल्कुल सही है। और कारण कह रहा है कि पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के समतल तल के कक्षा से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, जो विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले आतपन की मात्रा को बहुत प्रभावित करता है। तो कारण जो है वह कथन का सही एक्सप्लेन कर रहा है कि पृथ्वी अपने कक्षा में 66.5 डिग्री जो झुकी हुई है, ठीक है, जिसके कारण बेसिक तौर पे इस प्रकार का विभिन्न जगहों पर सूर्य का जो आतपन की मात्रा होती है वो भिन्न भिन्न मात्रा में पड़ती है। तो जो है कारण जो है सही एक्सप्लेन कर रहा है कथन का, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की जो है वह सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है कि मानवीय वस्तुओं के लिए आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां उपयुक्त हैं। सही विकल्प का आपको पहचान करना है। तो पहला कह रहा है कि मानवीय वस्ती के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए कि अनुकूल जलवायु, की जैसा मानव के लिए जलवायु होना चाहिए वैसा, तो अनुकूल जलवायु बिल्कुल सही है। दूसरा है आपका कि जल की उपलब्धता, तो इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि जल भी होना चाहिए। और उपयुक्त भूमि, उपयुक्त भूमि का मतलब क्या है कि जिस भूमि पर हम खेती कर सके इस प्रकार की हमें भूमि होनी चाहिए। और चौथा कह रहा है कि अनुपजाऊ मिट्टी, तो बिल्कुल गलत है, हमें ऐसे जगह हो जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी हो, तो उस प्रकार से आपका ठीक है डी वाला ऑप्शन क्या होता है, गलत होता है। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है, ए बी सी जो है वह मानव बस्तियों के बसाव के लिए सही स्थान का चयन करते हैं, तो आपका सही ऑप्शन होता है सी। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, कथन है दोनों, तो आपका पहला जो कथन कह रहा है वह कह रहा है आपका कि मृदा का निर्माण जैव पदार्थों, खनिजों तथा पृथ्वी पर पाई जाने वाली अक्षय चट्टानों से होता है, तो बिल्कुल आपका सही है कि मृदा का निर्माण इन्हीं सारी चीज़ों से होता है। दूसरा कह रहा है कि स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित नहीं करते, तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। कैसे, जैसे आपने देखा होगा कि जहाँ पर
पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ की मृदा कुछ अलग है, जहाँ पर बेसिक तौर पे जंगल है वहाँ की मृदा कुछ अलग है, जहाँ पर रेगिस्तान है ठीक है वहाँ की मृदा कुछ अलग है। तो स्थल रूप ही मृदा के प्रकार का निर्धारण करते हैं। तो इस प्रकार से आपका बी वाला जो कथन है वह गलत है और ए वाला कथन आपका सही है। तो हम कह सकते हैं कि ए तो सही है परंतु बी आपका गलत है, तो सही ऑप्शन होता है आपका ए। अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक स्तर पर एक शिक्षिका अपनी कक्षा में एक शहर में जनसंख्या घनत्व का संप्रत्यय पढ़ा रही है और इस विषय की स्पष्टता हेतु उसे निम्नलिखित में से किन किन का प्रयोग करना चाहिए। तो जनसंख्या घनत्व का अगर वो संप्रत्यय पढ़ा रही है तो जनसंख्या घनत्व के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले कि उस शहर में रहने वालों लोगों की संख्या उसे पता होना चाहिए बिल्कुल। और दूसरा है कि आप उसे उसे बेसिक तौर पे उस शहर का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, तो 1 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है, तो 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो उसे पहले तो उसका क्षेत्रफल पता होना चाहिए और दूसरा कि वहाँ पे रहने वाले लोगों की संख्या पता होना चाहिए, तभी वह जनसंख्या घनत्व को अच्छे से स्पष्ट कर सकती है। वहाँ पर देश की जनसंख्या पिरामिड की कोई आवश्यकता नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी वाला कि ए और बी जो है जो जनसंख्या घनत्व के संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक उपयुक्त स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है। ऑप्शन है मिलेट, मक्का, जूट या कपास। तो यहाँ पर जो फसल उगाई जा सकती है वह है आपका मिलेट वाला फसल जो है वो मिलेट यानी कि आपका बाजरा। आपने राजस्थान में देखा होगा कि बाजरा की खेती अधिक की जाती है। तो यह बेसिक तौर पे कम उपजाऊ तथा बलुई मिट्टी में उगाई जा सकती है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए। अगर बात करते हैं मक्का के लिए तो इसके लिए मध्य तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है और इसे सुअवहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का को हम लोग कॉर्न के नाम से भी जानते हैं। पटसन की अगर बात करें जिसको हम लोग जूट के नाम से जानते हैं, तो जूट या पटसन को सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है और यह इसके लिए बेसिक तौर पे जलोढ़ मृदा की आवश्यकता होती है। और बात करते हैं कपास की, ठीक है, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में रुई कह लेते हैं, तो कपास के लिए बेसिक तौर पे काली मिट्टी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया है वह सही है आपका बाजरा के लिए। अगला क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में बौद्ध और मुसलमान दोनों ही तिब्बत के राजकीय ग्रंथ केसर सागा के स्थानीय रूप को गाते हैं। ऑप्शन है लद्दाख या बड़गांव या कुपवाड़ा या कारगिल। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका ए लद्दाख। तो बात करते हैं कि बौद्ध और मुसलमान दोनों ही तिब्बत के राजकीय ग्रंथ केसर सागा के स्थानीय रूप को गाते हैं। लद्दाख जो है जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से के पहाड़ियों में बसा एक राजस्थानी इलाका है। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है और करीब 400 साल पहले यहीं पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का प्रसिद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है और उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही गाते हैं और उस पर नाटक भी खेलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब हम व्यक्तियों को एक ही छवि में बांधते हैं तो हम रूढ़िवादी धारणा का निर्माण करते हैं। नीचे दिया गया एक विकल्प इस छवि को तोड़ता है, सही विकल्प की पहचान करें। तो पहला कह रहा है कि लड़के उद्यमी और शरारती होते हैं। दूसरा कह रहा है कि लड़के शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। तीसरा कह रहा है कि लड़के खेल में अच्छे होते हैं और चौथा कह रहा है कि लड़के भावुक और ध्यान रखने वाले होते हैं। तो यहाँ पर अगर रूढ़िवादी धारणा को जो तोड़ रहा है वह बेसिक तौर पे डी वाला ऑप्शन है, क्योंकि बेसिक तौर पे हमारे मन में ये चीज़ें हैं कि भावुक और ध्यान रखने वाली कौन होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, ठीक है। बेसिक तौर पे ज़्यादातर जब भावुक का नाम आता है तो लोगों के मन में क्या आता है कि लड़कियां क्या होती है, भावुक होती हैं। तो यहाँ पर जब यह स्टेटमेंट लड़कों के बारे में दिया गया है तो यह रूढ़िवादी धारणा को तोड़ता है, क्योंकि लड़के भी भावुक और ध्यान रखने वाले होते हैं, न कि केवल लड़कियाँ होती हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रूढ़िवादी धारणा का जो निर्माण मतलब कि तोड़ने की बात कर रहा है वह सही ऑप्शन होता है आपका डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या पंचायती राज से संबंधित है। आपका ऑप्शन दिया गया है ग्राम सभा। तो हम यहाँ पे अगर बात करें तो पंचायती राज में ग्राम सभा भी आता है। विधानसभा जो आता है वह आपका बेसिक तौर पे राज्य स्तर पे आता है, ठीक है, न कि पंचायती राज में। तो इसमें कौन कौन सा आता है, तो ग्राम सभा आता है, पंचायत समिति आती है और जिला परिषद। और आपने हमें पता है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई, जिसमें ग्राम सभा,
पंचायत समिति और जिला परिषद आते हैं। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला कि ACD जो है वह आपके पंचायती राज से संबंधित है। आपने अगर पता होगा तो 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। त्रिस्तरीय पंचायती राज जो है वह बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर त्रिस्तरीय पंचायती राज को ठीक है इसमें शामिल किया गया भारतीय संविधान में। तो अब आपने ठीक है सही ऑप्शन होता है आपका सी वाला। तो दोस्तों ये जो था सी टेट के ठीक है ईवीएम मतलब सी टेट के सेकेंड पेपर के सामाजिक विज्ञान का 20वां क्लास था। जल्द ही आपका 21वां क्लास आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपका 21 जनवरी को जो एग्ज़ाम है इससे आपकी काफ़ी हेल्प हो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।